हेलो बाबू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग ट्वेल्थ बायोलॉजी का जो फर्स्ट यूनिट है, पहला चैप्टर है जीवों में जनन, ठीक ना। जीवों में जनन का वस्तुनिष्ठ एग्जाम्पलर एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर का प्रश्न देखने वाले हैं। और यहाँ से हर एग्ज़ाम में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखने को मिलता है, हर परीक्षा में, ठीक ना। आपके ट्वेल्थ फाइनल बोर्ड में तो आएगा ही आएगा, प्लस में आपके कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा। और इससे पहले आप लोग को बता दें कि 2026 के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेहनत करिए सर। 2026 में आप लोग इतना मेहनत करिए कि सर एक बेस्ट रिजल्ट आप लोग को 2027 में देखने को मिले। 2027 में एक बेस्ट रिजल्ट देखने को मिले, इतना मेहनत करिए 2026 में, और लगन से मेहनत करिए, एकदम बहुत लगन से। वो माता जी, वो पिताजी आपको बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस दिन आप सफलता आप लोग पाइए, और उसके लिए आपको 2026 में जी जान लगा कर मेहनत करना ही पड़ेगा, जी जान लगा कर मेहनत करना पड़ेगा। और आपके लिए हम भी यहाँ पे मेहनत करने के लिए देखिए तैयार है। और एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर का पीडीएफ वन लाइनर आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो आप लोग के सामने ना एक वन लाइनर का मतलब पीडीएफ लेकर आएंगे, वन लाइनर का। अभी तो यहाँ पे मतलब ऑप्शन के साथ सारे के सारे बात लिखा है। एक वन लाइनर पीडीएफ भी आएगी आप लोग को ऑब्जेक्टिव करके, और इसे आप लोग ना नोटबुक पर उतारने का काम करिएगा। इस ऑब्जेक्टिव को नोटबुक पर उतारिएगा, लिखिएगा, लिख करके याद करिएगा। और हम सारे चैप्टर का इसी तरह से एग्जाम्पलर एनसीईआरटी वन लाइनर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो चलिए हम लोग इस सेशन को चालू करते हैं। कहता निम्न में कौन सा अलैंगिक जनन का उदाहरण है। इसमें अलैंगिक जनन किस में होता है। देखिए अलैंगिक जनन होता है कि जो जिसमें एक ही जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में या तो केवल नर भाग लेगा या तो केवल मादा भाग लेती है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, या तो नर या तो मादा। क्योंकि अलैंगिक जनन जो होता है एक लिंगी होता है, क्या होता है, एक लिंगी होता है। और इसका उदाहरण क्या है भाई साहब, द्विखंडन। क्या है, द्विखंडन। द्विखंडन जो होता है अलैंगिक जनन होती है। और द्विखंडन के अंतर्गत, द्विखंडन में कोई जीव जो है अपने आप को दो भागों में तोड़ करके, दो भागों में खंडित करके अपने आप को क्या करता है, अपने जैसा क्लोन बना लेता है, अपने जैसा जीव बना लेता है। क्या बनाता है, क्लोन बना लेता है, जीव बना लेता है। उसी को ना हम लोग द्विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। जैसे द्विखंडन की बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका हाइड्रा, ठीक ना, हाइड्रा। तो हाइड्रा में द्विखंडन होती है, प्लस में अमीबा। अमीबा में तो बहुविखंडन भी होता है, लेकिन इसको हम लोग द्विखंडन में भी ले देंगे, ठीक ना। द्विखंडन में हाइड्रा है, अमीबा है, गोनोलेक्सिया हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा। ये सब द्विखंडन विधि के एग्जाम्पल हैं। और ये हम लोग को किस प्रकार का जनन होता है, अलैंगिक। क्या होता है, अलैंगिक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए मानव में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मानव में निषेचन का प्रकार है। देखिए मानव के अंतर्गत जो निषेचन होती है वह आंतरिक निषेचन होता है। कैसा होता है, आंतरिक निषेचन होता है। और इसमें जो होते हैं, ठीक ना, नर, इसमें नर हो गए और मादा, यानी कि नर का जो हो गया शुक्राणु हो गए, मादा का जो ओवम होता है अंडाणु होता है, मादा का क्या होता है, अंडाणु होता है। ये दोनों का युग्मक संलयन होता है। आंतरिक भागों में क्या होता है, आंतरिक भागों में संलयन होता है। और आंतरिक भागों में संलयन के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है। वहाँ से जाइगोट विकसित होता है, ठीक ना। जाइगोट विकसित होगा, वो धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण कर लेगा, इम्ब्रवाय का निर्माण कर लेता है, भ्रूण का क्या करता है, निर्माण कर लेता है, इम्ब्रवाय बना लेता है। तो हम लोग के मानव के अंदर जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है। क्या होता है, आंतरिक होता है। जबकि देखिए मानव हम लोग का ना ज़्यादा विकसित प्राणी, इसीलिए इनमें आंतरिक जनन होता है। जबकि बाह्य निषेचन जो होता है, बाह्य निषेचन जो कम विकसित प्राणियों के अंतर्गत होती है, जैसे मेढक हो गए, मेढक के अंदर, मेढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन होती है। प्लस में मछली में भी क्या होती है, बाह्य निषेचन होती है। जैसे मच्छर हैं, तो जो मच्छर प्राणी हैं उनके अंतर्गत भी क्या होती है, बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है। और बाह्य निषेचन वाले जैसे बाह्य निषेचन जब होता है तो इनमें बहुत सारे अंड का उत्सर्जन होता है। मेढक हो गया, मछली हो गया, मच्छर हो गया, यानी कि एक सेकंड में, 2 सेकंड में बहुत सारे यह अंड का उत्सर्जन करते हैं। और इनके अंड ज़्यादा जीवित नहीं रहते हैं, इनके जीने के जो चांस होते हैं एकदम बिल्कुल 0% होती है। क्या, 0%। जबकि आंतरिक निषेचन जो होता है इसमें जो भ्रूण होता है इसको जीने का एकदम 100% चांस होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है कि युग्मक किस प्रकार की कोशिका होती है। युग्मक जो हम लोग का होता है ना, जो युग्मक होता है जिसे गैमेट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, गैमेट बोलते हैं। तो यह हम लोग के ना अर्धसूत्री होता है और हैप्लॉइड होता है, अर्धसूत्री और हैप्लॉइड होता है। देखिए अर्धसूत्री के मतलब होता है कि जहाँ पे हमारे माता पिता, ठीक ना, जो हमारे मदर है यानी कि मदर सेल है, जो हमारे मदर सेल है, तो मदर सेल, ठीक ना, यहाँ पे कह सकते हैं कि मदर सेल, मदर ठीक ना, मदर सेल का यानी कि जो हमारे पेरेंट सेल होगा, जो मदर सेल है यानी कि चाहे मतलब जो फादर सेल है यानी कि जो हमारे पेरेंट्स का सेल है, तो पेरेंट सेल का सारा के सारा गुण मतलब समान रूप से प्राप्त होता है डॉटर सेल में, समान रूप से प्राप्त होता है डॉटर सेल के अंतर्गत प्राप्त होती है। वो होता है अर्धसूत्री विभाजन होती है, हैप्लॉइड कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हैप्लॉइड कहते हैं। तो युग्मक में किस प्रकार की कोशिका होती है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसी को क्या कहते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट अगला हो गया मोनोकार्पिक पौधा कौन होते हैं। देखिए मोनोकार्पिक में यहाँ पे आंसर लिखल है कि एक बार फल देकर मर जाते हैं। मोनोकार्पिक पौधे यहाँ पे लिखा है कि बार बार फल देते हैं, नहीं सर, या एक बार फल देकर क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसका आंसर भी आप लोग को साथ में साथ लिखा हुआ है, ठीक ना। मुझे इसका आंसर नहीं यहाँ पर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, आंसर आप लोग को मिल गई है साथ में। तो मोनोकार्पिक जो पौधा होता है एक बार फल देकर क्या होते हैं, मर जाते हैं। क्योंकि देखिए इनमें मोनोकार्पिक में होता है कि पूरे जीवन काल में इनमें एक ही बार प्रजनन होता है, एक ही बार फूल का विकास होता है, एक ही बार इनमें फल का विकास होता है। जैसे इसमें हो जाएगा गेहूँ, ठीक ना, गेहूँ, तो जो गेहूँ हो गया, धान हो गया, ये सब मोनोकार्पिक है, क्योंकि इसमें एक ही बार फूल का विकास होगा, फल का विकास होता है, और दोबारा ये सब क्या होते हैं, सूख जाते हैं, क्या होते हैं, सूख जाते हैं। तो ये सब मोनोकार्पिक पौधा है, क्या है, मोनोकार्पिक पौधा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का पॉलीकार्पिक। देखिए जो पॉलीकार्पिक पौधा होता है बाबू, इसमें ना अनेक बार जनन प्रक्रिया होती है, अनेक बार प्रजनन प्रक्रिया होता है पॉलीकार्पिक में, अनेक बार प्रजनन होता है। जैसे आम हो गया, आम का पौधा अपने जीवन काल में, कहने का मतलब है कि अपने जीवन काल में ना एक से अधिक बार प्रजनन कर सकते हैं। जैसे आम हो गया भाई साहब, अमरूद हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, या एक बार यानी कि एक से अधिक बार इसमें फलों का क्या होगा, विकास होगा, एक से अधिक बार इसमें फूल लगेंगे, फल लगेंगे। जैसे गुलाब का पौधा है, तो गुलाब में एक से अधिक बार उसमें फूल का विकास होगा। यह नहीं कि एक बार फूल आ गया तो दोबारा गुलाब सूख जाएगा, ऐसा बात नहीं है। यानी कि जिस पौधा में केवल एक ही बार फूल का विकास होगा, एक ही बार फल का विकास होगा, वो होगा मोनोकार्पिक। और जबकि पॉलीकार्पिक में यानी कि अनेक बार जनन, बोले एक से अधिक बार इसमें फलों का, फूलों का विकास होता है। समझ गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जैसे अमीबा है, अमीबा में जनन का प्रकार होता है। अमीबा जो होता है यहाँ पे देखिए द्विविखंडन दिया है, द्विविखंडन होता है। हम लोग का ना यहाँ पे एग्जाम्पलर बुक एनसीईआरटी का द्विविखंडन इसको माना है, क्या माना है, द्विविखंडन माना है। तो इसे इसमें द्विविखंडन जनन होती है, क्या होता है, अमीबा में ये द्विविखंडन होती है। ऐसे इसमें बहुविखंडन भी हो जाएगा, अमीबा अपने आप को बहुविखंडन भी करता है, क्या होता है बहुविखंडन। इसमें बहुविखंडन यानी कि दो से अधिक भाग में भी अपने आप को क्या कर लेता है, तोड़ लेता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हम लोग का अर्धसूत्री विभाजन होती है। देखिए जब अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, तो युग्मक का निर्माण होता है, क्या होता है, गैमेट, गैमेट बनती है, क्या होती है, गैमेट, गैमेट्स बोलता है। जैसे एक बताइए मेल का गैमेट क्या होता है, एक जो मेल होती है इनकी गैमेट जो होती है अस्पर्म होता है, क्या होता है, इनकी गैमेट जो होता है अस्पर्म होती है। जबकि एक फीमेल के गैमेट की बात करें कि एक जो फीमेल होती है सर, इनकी फीमेल का गैमेट जो होता है ना ओवुम होता है, जिसे अंडाणु कहते हैं। ओवुम होता है जिसे क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन जब होती है तो युग्मक का निर्माण होता है। जबकि यहाँ पे दही कोशिका है, दही कोशिका जिसे सोमेटिक सेल बोलते हैं, इसका यूज किया जाता है कोलोन बनाने में, कोलोन के निर्माण में यूज किया जाता है। दही की कोशिका का प्रयोग करते हैं। आप लोग को पढ़ाए थे, आप लोग को ऑफलाइन बैच में दही कोशिका कोलोन के बारे में बताए थे। कोलोन सबसे पहले कब बनाया गया था, कब बनाया था कोलोन, 1996 में। और इलियान बिलमट ने कोलोन का निर्माण किए थे, उनके साथ ही मिल करके डॉली भेड़ का, ठीक है ना। देखिए जब यहाँ पे और नेक्स्ट बातें लिखा है कि वृद्धि के समय, नहीं सर, वृद्धि और चोट लगने पर समसूत्री विभाजन होती है और कोशिका को भरता है, जबकि युग्मक निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन होती है। तो इसका आंसर नंबर भी हम लोग का सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन के लक्षण है। लैंगिक जनन का लक्षण क्या होता है,
लैंगिक जनन में क्या कहता है, विविधता नहीं, नहीं सर ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है कि आनुवांशिक विविधता होती है, जिसमें तेजी से होता है। लैंगिक में तेजी से नहीं होती है सर, लैंगिक में एकदम धीरे धीरे होता है, क्योंकि लैंगिक हम लोग का जटिल प्रक्रिया होता है। आप लोग को ऑफलाइन बैच में बताए थे कि लैंगिक में क्या होता है, जटिल होता है और धीरे धीरे होती है, जबकि अलैंगिक में तेजी से होता है और कोई विविधता देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है कि आनुवांशिक विविधता देखने को मिलती है यहाँ पे। और प्लस में लैंगिक जनन क्या होता है, एकदम तीव्र जटिल प्रक्रिया होती है, एकदम स्लो स्लो होती है, जटिल या जटिल होता है, प्लस में क्या होता है, स्लो स्लो होती है। क्या होती है, स्लो स्लो होती है। यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर डी में कि एक जनक भाग लेते हैं, लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं, इसमें दो जनक भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है कि आनुवांशिक विविधता इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जो बाह्य निषेचन सामान्यतः किस में पाई जाती है, यानी कि बाह्य निषेचन मनुष्य के अंदर का, मनुष्य में, पंछी में, सरीसृप में या आंतरिक निषेचन होता है। लेकिन हम लोग के जो मछली होती है, मछली हो गया मेढक 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 है, मछली है मेढक है, प्लस मछली है मेढक है, मच्छर है मच्छर है। तो जो मच्छर प्रजाति हैं इनके अंदर क्या होती है, बाह्य निषेचन होता है। क्या होता है, बाह्य निषेचन होती है। और इनमें बहुत सारे अंड का उत्सर्जन होता है, बहुत सारे अंड का उत्सर्जन होती है। और वह अंड जो है मतलब इनके जीने का जो चांस होता है एकदम 0% होती है, बहुत कम ही होता है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि अलैंगिक जनन में जनक की संख्या कितनी होती है। देखिए अलैंगिक है तो अलैंगिक जनन में यहाँ पे एक ही जनक होते हैं, या तो उसमें नर भाग लेगा या तो उसमें मादा भाग लेगी, या तो उसमें नर भाग लेगा या तो उसमें मादा भाग लेगी। तो अलैंगिक जनन में जो जनक की संख्या होता है वो मात्र एक होता है। क्या होता है, एक होता है, क्योंकि अलैंगिक जनन क्या होता है, एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं, एक लिंगी प्रक्रिया है, एक लिंगी प्रक्रिया होते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, या हम लोग देखते हैं देखिए अब यहाँ पे हम आप लोगों को ना क्वेश्चन नंबर फिर से 1 आ गया है। तो यहाँ पे हम अलैंगिक जनन से फिर यहाँ पे क्वेश्चन हम निकाल के लेके आए हैं। अलैंगिक जनन से बनने वाले मतलब यहाँ से क्वेश्चन देखे हैं, फिर एक बाद लैंगिक जनन से कुछ का क्वेश्चन निकाल कर लेके आएंगे। लेकिन आप लोग इसे नंबरिंग 11-12 करके ऐसे लिख लीजिएगा। अलैंगिक जनन में सामान्यतः कितने जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में जो होता है कितने जनक भाग लेते हैं बताइए। अलैंगिक जनन में जो होता है ना, एक जनक भाग लेते हैं। कितने जनक भाग लेते हैं, एक जनक भाग लेते हैं। तो अलैंगिक जनन में जो होता है एक जनक भाग लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि अलैंगिक जनन में बनने वाली संतान होती है, जनक से क्या होता है, कहते हैं भिन्न होता है, बिल्कुल नहीं। तो लैंगिक में होता है जनक के समान होता है, तो यही सही हम लोग का। जो अलैंगिक जनन होता है इसमें जो जीव होते हैं जनक के समान होते हैं, क्योंकि इसमें क्लोन का निर्माण होता है। क्या बनता है, क्लोन। और क्लोन बनाने में कैसे कोशिका यूज करते हैं, दैहिक सेल, दैहिक सोमेटिक सेल का यूज करते हैं। कहता है अर्ध समान असमान, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है कि अलैंगिक जनन में जो अलैंगिक जनन में बनने वाली जो संतान होती है क्या होती है, जनक के समान होती है, जनक के क्या होती है, समान होती है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि अमीबा में अलैंगिक जनन की विधि क्या होती है। अमीबा में बताइए में कौन सी विधि होती है, कलीकरण है, विखंडन है, द्विविखंडन है, बहुविखंडन है। तो इसका आंसर हम लोग को क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर जो है द्विविखंडन है। क्या है, द्विविखंडन। अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था कि अमीबा में अलैंगिक जनन जो होता है द्विविखंडन होती है, क्योंकि बोर्ड ने इसको द्विविखंडन ही माना है, द्विविखंडन होती है। क्या होती है, द्विविखंडन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हम लोग का अलैंगिक जनन से। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि ईस्ट जो होता है, ईस्ट जिसे कवक कहते हैं, ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है। ईस्ट में जो अलैंगिक जनन होता है वो यानी कि कलीकरण द्वारा होती है। किससे होती है, कलीकरण। कलीकरण ईस्ट में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया कलीकरण कहलाती है। जिससे जैसे इसमें ईस्ट के मतलब क्या होता है, कवक। कवक के इसको मशरूम कह सकते हैं। क्या कहते हैं, मशरूम। मशरूम जो मशरूम के अंदर देखिए होता है ना, यानी कि जो मशरूम का विकास होता है, जो मशरूम का इस तरह से विकास होता है वहाँ पे, तो इस मशरूम को ऐसे काट लेते हैं तो दूसरा मशरूम निकल जाता है, तो उसी को कलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कलीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे ईस्ट के में जो अलैंगिक जनन होता है वो कलीकरण के माध्यम से होती है। क्या होती है, कलीकरण। कलीकरण के मतलब एक मशरूम के मतलब छाते इस तरह से निकलेंगे और उसको हम लोग काट लेंगे, दोबारा मशरूम के फिर इसी में से निकल लेता है, छाता निकल लेगा। चीना छाते जैसा निकल जाता है, छाते जैसे ऐसे क्या होता है, निकल लेता है। और तो यही होगा कलीकरण, इसी को क्या बोलेंगे, कलीकरण बोलेंगे।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का कि बीजाणु जनन किस में पाए जाते हैं, ठीक ना। जो हम लोग का बीजाणु जनन है किस में पाए जाते हैं, तो बीजाणु जनन जैसे शैवाल है, कवक है, फर्न है, उपयुक्त सभी है, तो सभी में पाए जाते हैं बीजाणु जनन। यानी कि स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन जो होता है शैवाल के अंदर भी होता है, कवक के अंदर भी होता है, फर्न के अंतर्गत भी होता है। ये सब देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक थोड़ा सा टॉप बुक होता है, उसका हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप लोग इसको जरूर नोट्स बुक्स में रखिएगा। एक वन लाइनर का सेट भी आप लोग के सामने जल्दी लेकर के आएंगे हम। और मेहनत करिए सर, 2026 में खूब मेहनत करिए आप लोग, ठीक ना। शुरू से ही रूल बना के रखिए कि हमको 2026 में थोड़ा सा भटकना नहीं है, एकदम मेहनत करना है और हमें सर के साथ मिल के मेहनत करना है। तो बीजाणु जनन में बीजाणु जनन किस में पाया जाता है, तो इसमें सब है, ठीक ना। बीजाणु जनन जो होती है जहाँ बीजों के विकास होता है और उसमें नए जीव विकसित हो जाते हैं, शैवाल है, कवक है, फर्न है, तो उपयुक्त इसमें सही आंसर सही है। नेक्स्ट हम लोग का है कि अलैंगिक जनन में युग्मक जो गैमेट्स का निर्माण होती है कैसे होती है। तो अलैंगिक जनन में जो युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है या नहीं होता है, कहता होता है, नहीं होता है, कभी कभी होता है, आवश्यक है। इसमें नहीं होता है। जो अलैंगिक जनन होती है ना, तो उसमें गैमेट नहीं बनते हैं, युग्मक नहीं बनते। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि इसमें एक ही जनक भाग लेता है, या तो नर भाग लेगा या तो मादा भाग लेती है, इसीलिए उसमें गैमेट का निर्माण नहीं होता है। क्योंकि देखिए अलैंगिक जनन का मतलब ये होता है खाली कोशिका। अलैंगिक जनन में हो गया कि जैसे मान लो कोई सेल है सर, सेल है, इस सेल का विभाजन हो गया, वो क्या हो गया, अलैंगिक जनन हो जाता है। तो इसलिए इसमें गैमेट का निर्माण नहीं होती, इसमें गैमेट नहीं बनता है, युग्मक इसमें नहीं बनता है। अलैंगिक जनन में सेल का विभाजन होना, कोशिका का विभाजन होना ही क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति प्रवर्धन जिसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं, वनस्पति संवर्धन कहिए चाहे कायिक जनन कह सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का उदाहरण कौन सा है इसमें। इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का उदाहरण पूछ रहा है कि कौन सा होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का उदाहरण। जैसे इसमें आलू है, आलू क्या होता है, एक ताना होता है, अदरक क्या है, ताना है, प्याज क्या है, ताना है। तो बताइए, आप लोग को बताए थे जब पढ़ा रहे थे, आप लोग को ऑफलाइन बैच में पढ़ा रहे थे कि कायिक जनन में क्या कहते हैं। तो कायिक जनन के अंतर्गत जड़ यूज करते हैं, जड़ को यूज करते हैं, ताना यूज करते हैं, ताना यूज करते हैं, उसके पत्ती को यूज किया जाता है। यह हम लोग के प्राकृतिक तौर पे यूज करते हैं, जड़, ताना, पत्ती का। जबकि आलू है, अदरक है, प्याज है, ठीक ना, आलू, अदरक, प्याज है, ये सभी के सभी क्या है, ताना है। और ताना है तो हम लोग को वनस्पतिक प्रवर्धन के अंतर्गत ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। हम लोग के जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है इसमें कृत्रिम तौर पर क्या यूज करते हैं, कृत्रिम तौर पर जैसे कलम करना, ठीक है ना, कृत्रिम तौर पर कलम करना हो जाएगा, कलम रोपण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलम रोपण, जिसे ग्राफ्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलम रोपण में ग्राफ्टिंग बोलते हैं। प्लस में लेयरिंग मेथड है, क्या है, लेयरिंग मेथड है। इस हम लोग को कृत्रिम यानी कि कृत्रिम कायिक जनन का कृत्रिम टाइप है। एक कायिक जनन का क्या, ये सब कृत्रिम टाइप है। जबकि यहाँ पे आलू, अदरक, प्याज जो है एक कायिक जनन का कौन सा टाइप है, एक प्राकृतिक टाइप है, प्राकृतिक टाइप है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन का मुख्य यानी कि अलैंगिक जनन का है, देखिए अलैंगिक जनन का मुख्य लाभ क्या होता है, अलैंगिक जनन से क्या लाभ है बताइए। यहाँ अलैंगिक जनन से जो लाभ होता है, इसमें शीघ्र जनन होती है, क्योंकि यह तीव्र प्रक्रिया होता है। आप लोग को बताया था कि लैंगिक जनन धीरे धीरे होता है, लेकिन अलैंगिक जो होता है एकदम तीव्र प्रक्रिया, एकदम तीव्र गति से होती है। इसमें तीव्र प्रक्रिया होता है लैंगिक जनन, खाली कोशिका का विभाजन हो जाएगा, अलैंगिक जनन इसमें हो जाती है। तो हम लोग को क्या इसका लाभ है, तो इसका लाभ यही है कि इसमें शीघ्र जनन होती है और पौधे का जल्द ही विकास हो जाता है, पौधों को जल्द विकास हो जाता है। जबकि लैंगिक जनन धीरे धीरे होती है और जटिल प्रक्रिया होती है लैंगिक का, धीरे धीरे बहुत लंबा टाइम लगता है वो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला है कि अलैंगिक जनन में कोशिका विभाजन होता है। अलैंगिक जनन बताइए कौन सा कोशिका विभाजन होता है, तो इसमें समसूत्री विभाजन होती है, क्योंकि इसमें एक समान एवं जीव का निर्माण होता है। तो इसमें कैसा होता है, समसूत्री विभाजन होती है। जबकि लैंगिक जनन में कौन सा होता है, अर्धसूत्री होता है। लैंगिक में दोनों होता है, अर्धसूत्री भी समसूत्री भी दोनों होती है। लेकिन अलैंगिक के अंतर्गत कौन से विभाजन है, तो इसमें समसूत्री है। कौन सी विभाजन होती है, समसूत्री विभाजन होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन सामान्यतः पाया जाता है, किसमें पाया जाएगा, अलैंगिक जनन किसमें, उच्च स्तनधारी वाले पौधे में नहीं सर,
इसका आंसर आप लोग के सामने सही है कि पौधा और सरल जीव, जो पौधा हो गए, सरल जीव हो गए, अविकसित जीव प्राणी होते हैं, तो उनके अंतर्गत जो होती है ना अलैंगिक जनन होती है। क्या होती है? अलैंगिक जनन होता है, यानी कि पौधों में या सरल जीवों के अंतर्गत जो होता है अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हम लोग के पास है। देखिए अब क्वेश्चन यहाँ से लैंगिक जनन से मिलेगा, सारे के सारे अलैंगिक का क्वेश्चन पीछे मिला था, अब यहाँ से लैंगिक जनन से क्वेश्चन मिलेगा कि लैंगिक जनन में मुख्य विशेषता क्या देखने को मिलता है, तो इसमें युग्मक का निर्माण होता है। जो लैंगिक जनन होती है तो इस लैंगिक जनन में हम लोग को क्या होता है, युग्मक बनते हैं, क्या बनते हैं, गैमेट्स का निर्माण होता है। जबकि अलैंगिक में गैमेट्स का निर्माण नहीं होता, वहाँ सेल विभाजन हो जाता है, तो क्या होता है, अलैंगिक जनन हो जाता है। तो अब सारे के सारे आपको लैंगिक जनन का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। सब अलग अलग आपको छाट छाट के मतलब अलग अलग सेट तैयार किया गया, लैंगिक से अलग, अलैंगिक से क्वेश्चन अलग है। नेक्स्ट यहाँ पे लैंगिक जनन में बनने वाली युग्मक किस विभाजन से बनते हैं। अब बताइए यहाँ पे लैंगिक जनन में बनने वाला युग्मक है तो कौन से विभाजन होगा, यहाँ पे अर्धसूत्री होगा। और अलैंगिक में कौन विभाजन हो रहा था, तो समसूत्री हो रहा था। कौन विभाजन हो रहा था, समसूत्री विभाजन हो रहा था। तो यहाँ पे हो जाएगा अर्धसूत्री, यानी कि यहाँ पे लैंगिक जनन के अंदर कौन सी विभाजन होती है, अर्धसूत्री होती है। क्या होती है, अर्धसूत्री होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग को क्या कहते हैं। जब नर और मादा युग्मक जो गैमेट का संयोग होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन हम लोग के कहाँ पे होता है, मानव के अंतर्गत आंतरिक निषेचन होती है। कहाँ होती है, आंतरिक निषेचन होती है, फैलोपियन ट्यूब में होता है ना, फैलोपियन ट्यूब के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हम लोग का, इसमें अगला क्वेश्चन हम लोग के कि निषेचन के बाद बनने वाली संरचना क्या कहलाती है। निषेचन के बाद जो बनने वाली संरचना होती है हम लोग को बताइए क्या कहते हैं, उसे जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। यही जाइगोट जब पूरी तरह से विकसित हो जाता है तब भ्रूण का निर्माण होता है। क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, यह भ्रूण का निर्माण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद बनने वाली संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट पूर्ण रूप से विकसित होता है तो क्या बनता है, भ्रूण बनती है। तो पीछे वाला एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे देखिए, ठीक ना। नेक्स्ट आगे हम लोग को यहाँ पे कि लैंगिक जनन से, ठीक ना, यहाँ देखिए लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में क्या पाया जाता है। जो लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले संतान होते हैं तो उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है, विभिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है ना। उसमें वेरिएशन, विभिन्नता देखने को क्या होता है, मिलता है। जबकि अलैंगिक होगा तो उसमें समानता देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। क्या सही है, बी, ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फूलों वाले पौधों में नर युग्मक कहाँ बनते हैं। जो फूल वाले पौधे होते हैं उनमें नर युग्मक का जो निर्माण होता है वो कहाँ बनता है, तो पराग कोश में। और जबकि मादा युग्मक कहेगा तो कहाँ बनेगा आपका, मादा युग्मक अंडाशय में। कहाँ बनेगा, अंडाशय में। तो फूल वाले पौधों में, अभी फूल वाला चैप्टर हम लोग अगला चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग फूलों के बारे में पढ़ेंगे, फूलों के बारे में जानकारी आप लोग को प्राप्त करेंगे। जबकि इस चैप्टर में आप लोग को लैंगिक, अलैंगिक, ठीक है ना, खंडन विखंडन सारे बातें आप लोग को समझाते हैं। और इसका वन लाइनर ऑब्जेक्टिव जल्द ही लेकर आप लोग के सामने आएंगे हम। तो फूलों वाले, ठीक है ना, फूलों वाले पौधों में नर युग्मक का निर्माण कहाँ पे होता है बाबू, एक परागकोश। कहाँ होता है, परागकोश के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मनुष्यों में निषेचन सामान्यतः कहाँ पे होती है। मनुष्यों में जो निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंतर्गत होती है। कहाँ पे होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि लैंगिक जनन का प्रमुख लाभ क्या है, बताइए। अब लैंगिक जनन का जो लाभ होता है तो यहाँ पे मतलब हेरिडिटी वेरिएशन, आनुवांशिक विविधता देखने को मिलता है। हमको लैंगिक जनन में क्या देखने को मिलता है, आनुवांशिक विविधता, यानी कि हेरिडिटी वेरिएशन देखने को मिलती है। यहाँ पे हेरिडिटी वेरिएशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में पराग कण का मतलब क्या होता है। पौधों में जो पराग कण का मतलब होता है, पराग कण का स्थानांतरण, यानी कि पराग कण स्थानांतरण होकर कहाँ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए बता रहे हैं आप लोग को, जैसे यहाँ पे बता देते हैं, इस तरह से हम लोग के यहाँ पे पौधे हैं, ठीक है ना, ये पौधे हैं, यहाँ पे
ये पौधे हैं तो यहाँ पे ही परागकरण है। ये यहाँ पे जो वर्तिका होता रहता है, ये परागकरण वर्तिका तक जाता है, वर्तिका तक जाता है। वह वर्तिका जो है धीरे धीरे भाई साहब यहाँ अंडाशय तक परागकण को पहुँचा देता है। तो पौधों में परागकण का मतलब होता है परागकण का स्थानांतरण। क्या होता है? परागकण का स्थानांतरण होता है, परागकण के स्थानांतरण होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पे कि निम्न में कौन लैंगिक जनन का उदाहरण है? जैसे अमीबा, इसमें तो अलैंगिक होती है, जैसे इसमें एग्जाम्पल में मानव साफ साफ लिखा हुआ है मानव, तो मानव के अंदर क्या होता है यहाँ पे लैंगिक जनन होती है, जबकि अमीबा है, ईस्ट है, हाइड्रा है, इसमें क्या होती है अलैंगिक जनन होती है। क्या होती है? अलैंगिक जनन होती है। तो आप लोग ऑप्शन के साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है मतलब है, तो आप लोग को एग्जाम में इसी तरह से पूछेगा, ऑप्शन कुछ बदला हुआ नहीं रहेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पे देखिए जलकुंभी से है, ठीक है ना। जलकुंभी, जलकुंभी का पहला वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जलकुंभी का जो वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही है, ठीक है ना। इको एकर वैज्ञानिक नाम है एकोरीना और क्रेसीपाइस है, ठीक है ना। क्रेसीपाइज, इकोरीना क्रेसीपाइस जो है जलकुंभी का क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है। क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग है कि जलकुंभी जो होता है, जलकुंभी ना किस प्रकार का पौधा होता है? तो जलकुंभी हम लोग का ना जलीय और तैरने वाला पादप होता है। जलीय होता है प्लस में क्या होता है? तैरने वाला क्या होती है? पादप होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जलकुंभी का प्रजनन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जलकुंभी में जो प्रजनन होती है वह होता है वनस्पतिक जनन के द्वारा, जिसे रनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रनर बोलते हैं। तो वनस्पतिक जनन के द्वारा जलकुंभी में क्या होती है? प्रजनन होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग के नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जलकुंभी को किस नाम से जानते हैं? तो इसे बंगाल का आतंक कहते हैं। बंगाल का क्या कहते हैं? आतंक कहते हैं जलकुंभी को। जलकुंभी को क्या कहते हैं हम लोग? बंगाल का आतंक कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जलकुंभी सबसे अधिक किस स्थान पर पाई जाती है? तो यह पाया जाता है नदी और तालाबों में, ठीक है ना। नदी और तालाबों में देखने को मिलता है जलकुंभी, या नदी तालाबों में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग के कि जलकुंभी की पत्तियां जो है ना कैसी होती है? जलकुंभी की जो पत्तियां होती है यहाँ पे वह चौड़ी होता है, चौड़ी प्लस फूली हुई और डंठली वाली होती है। जलकुंभी की जो पत्तियां होती है वह चौड़ी, फूली हुई और डंठली वाली होती है। डंठली वाली क्या होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का अगला क्वेश्चन हम लोग के कि जलकुंभी पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों मानी जाती है? क्योंकि देखिए यह ऑक्सीजन को भी कम करता है पानी से, प्लस में जल यातायात को रोकता है, जल यातायात को रोक देने के जल के बहाव को रोक देता है, और मच्छरों का प्रजनन इससे बढ़ जाती है। जहाँ पे उगता ना तो वहाँ मच्छर जो होते हैं उनके प्रजनन बढ़ जाता है। ज़्यादातर खराब जल में ही मतलब जलकुंभी के पौधा देखने को उगता, नदी में, तालाब में, वहाँ पे जो खराब प्रकार के जो जल होते हैं, नली हो गया, उनमें जलकुंभी के पौधा भी निकल आते हैं। और ये वो क्या करते हैं पानी से, जैसे तालाब के अंदर उगेगा तो पानी से ऑक्सीजन को ही घटा देगा, जलीय जीव मर जाएंगे। जल के बहाव को रोक देता है, मच्छरों का प्रजनन इससे क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसमें सारे के सारे क्या है? ये सब मतलब हानिकारक, इसीलिए इसको हानिकारक मानते हैं। हानिकारक मानने के सारे के सारे क्या है? पॉइंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सारे सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जलकुंभी मूल रूप से किस देश का देन है? जलकुंभी जो हम लोग का देश अगर मैंने कहाँ सबसे पहले इसको देखने को मिला था? जलकुंभी सबसे पहले हम लोग को ब्राजील में देखने को मिला था। कहाँ पे? ब्राजील में। और ब्राजील से नहीं सारे देशों में ज़्यादा की तरफ फैल गया। भारत में सबसे ज़्यादा ही पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है भारत में, और आप लोग को देश में ब्राज़ील में सबसे पहले देखने को मिला था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ गया गुणसूत्र के बारे में, ठीक है ना। हम गुणसूत्र के बारे में, गुणसूत्र से आधारित यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बात करेंगे कि गुणसूत्र से आने वाले क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो गुणसूत्र जो बने होते हैं हम लोग के डीएनए प्लस में प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है गुणसूत्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो हम लोग के गुणसूत्र हैं, जो हम लोग के गुणसूत्र है, गुणसूत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कैरियोलॉजी कहते हैं। गुणसूत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं बाबू? कैरियोलॉजी कहते हैं। जो गुणसूत्र है उसके अध्ययन को ना कैरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का कि मनुष्यों में गुणसूत्र की कुल कितनी संख्या होती है? तो यह होता है हम लोग को मतलब मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या जो होती है ना 46 होता है, यानी कि 23 जोड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? 23 जोड़ा 46। मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या जो होती है 23 जोड़ा होती है, यानी कि 46 होता है। क्या होता है? 46 होता है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास में कि गुणसूत्र का वह भाग जहां स्पिंडल तंतु जुड़ते हैं। आप लोग को चैप्टर नंबर 3 में इसको पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 3 जब चालू होगा ना तो वहाँ पे आप लोग को पढ़ाएंगे कि गुणसूत्र हम लोग को जहाँ पे मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब, उसे क्या कहते हैं बताइए। उसे हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। कैसे जुड़ा होता है देखिए बताते हैं आप लोग को। जैसे इस तरह से ना गुणसूत्र ऐसे जुड़ा रहेगा, इस तरह से गुणसूत्र जुड़ा रहेगा, इस तरह से क्या होगा जुड़ा रहेगा। तो जिस स्थान जिस बिंदु पर जुड़ा रहेगा ना उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि समसूत्री विभाजन के मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र होता है। समसूत्री विभाजन के मेटाफेज अवस्था जो होती है ना इसमें गुणसूत्र क्या होता है हम लोग का? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे सबसे मोटे और स्पष्ट इसमें दिखाई देता है। यानी कि जो मेटाफेज अवस्था होता है समसूत्री विभाजन का उसमें गुणसूत्र जो है ना सब मोटे रहते हैं और स्पष्ट रूप से क्या होता है? दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नेक्स्ट हम लोग के क्वेश्चन इसमें है लिंग निर्धारण में सहायक गुणसूत्र कौन होते हैं? लिंग निर्धारण में सहायक गुणसूत्र होते हैं ना लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। कौन सा गुणसूत्र होता है? लैंगिक, क्योंकि इसमें नर मादा दोनों भाग लेते हैं। तो लिंग निर्धारण में यानी कि लिंग निर्धारण के अंतर्गत कौन से गुणसूत्र सहायक होते हैं? एक्स वाई। कौन सा गुणसूत्र सहायक होता है? एक्स वाई होता है। एक्स वाई गुणसूत्र लिंग निर्धारण में सहायक होता है। अगर मान के चलिए एक्स वाई में अगर एक्स हमला गुणसूत्र जा रहा है तो वहाँ पे मतलब लिंग निर्धारण क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगी। अगर वाई गुणसूत्र जा रहा है तो वह मेल का निर्धारण करेगा। क्या करेगा? मेल का निर्धारण करेगा, क्योंकि महिला के पास तो एक्स एक्स गुणसूत्र होती है। तो हमारे लिंग का निर्धारण कौन करेगा? एक्स वाई गुणसूत्र जो होता है लिंग का क्या करता है? निर्धारण करता है। जो लैंगिक गुणसूत्र है क्या है? जो लैंगिक गुणसूत्र है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला है कि मानवों में एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव के अंदर क्या होते हैं? एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। वो पुरुष में होता है। किस में होता है? पुरुष में। महिला में क्या होती है? एक्स एक्स गुणसूत्र होती है। क्या होती है? एक्स एक्स गुणसूत्र होती है। आने की पुत्र का गुण आने की लिंग निर्धारण जो होता है ना पुरुष के गुणसूत्र से होता है, ना कि आने की मादा के गुणसूत्र से होती है। लिंग का निर्धारण किससे होता है? कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि लिंग निर्धारण जो होता है किनके गुणसूत्र से होता है, तो पुरुषों के गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि गुणसूत्रों जो गुणसूत्र है ठीक ना गुणसूत्रों पर स्थित वंशानुगत इकाई क्या कहलाती है? गुणसूत्र पर स्थित जो वंशानुगत इकाई होती है वो जीन कहलाती है। क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। उसे जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और जीन के अध्ययन को जीनोमोसिस कहते हैं। जीन के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीनोमोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एक गुणसूत्र के दो समान भाग होते हैं। एक गुणसूत्र के दो समान भाग होते हैं जिसे क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। इस तरह से जो गुणसूत्र होता है, इस तरह से जो गुणसूत्र होता है तो इसके जो ए वाला भाग हो गया, ए वाला भाग हो गया, दोनों भाग को जो समान रूप से होता है उसी को क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं। तो एक गुणसूत्र के दो समान भाग होते हैं उसी को क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में गुणसूत्र मतलब दिखाई नहीं देता है? तो हम लोग को इंटरफेज, इंटरफेज जो होता है ना इसमें गुणसूत्र हम लोग को दिखाई नहीं देता है। ये चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है ना। ये सब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इंटरफेज के बारे में चैप्टर नंबर 3 में आप लोग को पढ़ाएंगे वहाँ पे। और किस अवस्था में गुणसूत्र दिखाई नहीं देता है? तो इंटरफेज अवस्था में गुणसूत्र दिखाई नहीं देता है। तो हम लोग का आज का देखिए आप लोग के ऑब्जेक्टिव सेशन रहा है। इस सेशन को आप लोग क्या करिएगा कि एक नोटबुक पर ऑब्जेक्टिव सारे के सारे उतारिएगा। इसमें देखिए हम जलकुंभी से, लैंगिक से, अलैंगिक से, गुणसूत्र से, ये सारे के सारे वन लाइनर जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन था सारे के सारे आप लोग को पीडीएफ के माध्यम से देने का प्रयास किए हैं। और आप लोग इसे नोटबुक पर उतार करके आप लोग याद करिएगा। और वन लाइनर जल्द ही वन लाइनर भी ऑब्जेक्टिव आप लोग के पास में जल्दी मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को और नए साल के बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेहनत करिए और आगे जाइए और अपने पिताजी, अपने मम्मी पापा के सपना पूरा करिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।